अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। एक इलस्ट्रेशन थी 45 कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन थी और एक क्वेश्चन 31 था। तो कोई मसला मसाइल जी कल के लेक्चर से, कोई वर्किंग पे, कोई कैलकुलेशन पे गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन है सीरिया पे हम करेंगे। ये पेज 509 पे क्वेश्चन नंबर 24 है और इसको अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन 31 के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 की बॉडी काफ़ी बड़ी थी। तो 1.5 कुछ सफ़े पे जाके वो सवाल था और नंबर उसके थे न्यूमेरिकल के 17। अब ये 3/4 सफ़े का सवाल है, तकरीबन 80% सफ़े पे और उसके नंबर है 24। सो इसमें बेसिकली मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। लेकिन बात फिर वही होती है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगे कि आपके से मैनेजेबल नहीं है उसको आप बाईपास कर लें। जैसे इसमें मैंने कल आपको हिंट दिया था, इसमें रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन की बात है और रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपने पार्शली फंड रिमिट करने हैं, पार्शली रिटेन करने हैं फॉरेन लैंड में, और वो फिर आपने किसी बैंक में डिपॉजिट पे इन्वेस्ट भी डाल देने हैं, उस पर इंटरेस्ट इनकम भी आनी है। तो दो इशूज़ में बेसिकली चैलेंजिंग थे। एक रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक एडजस्टमेंट डालना, फंड रिटेन करना, और रिटेन फंड को फिर इन्वेस्ट करके उसके इनकम भी कैलकुलेट करना। तो मेरा ख्याल है 24 नंबर में वो 3-4 नंबर की वर्किंग होगी। लेकिन अगर हम उस वर्किंग को एग्जामिनेशन में कैप्चर ना कर पाएँ तो शायद उसमें खो के हम इसमें कोई टोटल 4 नंबर ले पाएंगे सवाल में, या 6 नंबर ले पाएंगे। लेकिन अगर हम प्लान कर लें शुरू में ही कि ये चीज़ ज़रा सोचने में मुश्किल लग रही है, प्लान करने में ज़रा मैनेजेबल नहीं लग रही इतनी, उसका बाईपास प्लान कर लें तो आप 24 में से 20 नंबर लेकर आराम से आगे जा सकते हो। ठीक है ना। कहाँ पे उसमें फंसो और कोई 12-14, 10-12-14 पे जान छूटे आपकी, कहाँ पे उसको शुरू में प्लान कर लो तो वो 4-5 नंबर से ज़्यादा की वर्किंग नहीं होगी, विट आई बिलीव। इसको भी वैसे हम देख सकते हैं, मेरा अंदाजा ये 4-5 नंबर का, इसको भी चेक करेंगे जाके इसकी मार्किंग स्कीम में जाके इसमें कितने नंबर हैं। तो फिलहाल जनाब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे हैं और इसमें दो इशू जैसे मैंने कहा था, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसमें कंट्री रिस्क प्रीमियम है, उसकी एडजस्टमेंट है, जो भी एक सिंपल फार्मूला है, कोई ऐसा नॉलेज नहीं हम डिस्कस करना, किताब का एक फार्मूला है, वो हमने पेज खोलना है, उस किताब की फार्मूले की एप्लीकेशन देख लेनी है, और एक रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन है। तो एनीवेज हम सवाल पढ़ते हैं मॉडरेक्स कंपनी का। Modrex Company Limited is planning to set up a coal-fired power plant in Valencia, which is a developing country whose country is FD, Valencian dollar. Government of Valencia has offered MCL to sign a 5-year agreement for acquisition of entire output of plant. At the end of 5 years, GOF would take over the plant at 20% above its carrying value and all assets and liabilities at their carrying value. अच्छा जी, तो प्लांट है वो आपका 20% अबव कैरिंग वैल्यू पे और बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर कैरिंग वैल्यू पे। बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जनरली वर्किंग कैपिटल, नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट, जो आपका करंट एसेट आता है उसको हम कहेंगे यहाँ पे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय MCL's टीम ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड एनुअल आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ईयर 1 वुड बी 3 बिलियन यूनिट्स। एवरेज इंक्रीज इन डिमांड वुड बी 3%. Electricity tariff would generate earnings before tax and depreciation of FD 140 per unit, which would increase in line with inflation in Valencia. एक आ गया वॉल्यूम पहले साल का एनुअल इंक्रीज, और दूसरा आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन पहले साल का, उसके बाद एनुअल इंक्रीज। सो वॉल्यूम में भी इंक्रीज होना है, प्राइस ने भी प्राइस नहीं अर्निंग में इंक्रीज होना है। MCL would require immediate outlay of rupees 50 billion for setting up the plant, which would be financed through equity only. An additional 2 billion would be required initially to finance the working capital. The plant would be depreciated at the rate of 10% under reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. Free cash flows to the extent of profit after tax would be remitted to MCL each year in the form of dividend. Free cash flows in excess of amount of dividend would be invested at 9% per annum. Asset beta applicable on the project is 1.2. Cost of capital using capital asset pricing model for the project is estimated at 16% before adjustment of country risk premium. For determining country risk premium, following information has been gathered. Treasury bonds are considered risk-free in Valencia and carry interest rate of 8% per annum, while the yield on similar maturity US Treasury bond is 3.5% per annum.
Average annualized return in Valencian equity market is 12% with a standard deviation of 10%. The annualized return and standard deviation of 10-year euro bonds issued by government of Valencia is 9% and 13% respectively. Return and standard deviation, return 9 है, standard deviation 13 है euro bonds के ऊपर. ये सारा डाटा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी एडजस्टेड फॉर सीपीआर उसके लिए है. यहाँ तक के डाटा से आप फेमिलियर हैं. ये डाटा जो है ये सीपीआर कंट्री रिस्क प्रीमियम निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. इट्स अ सिंपल फार्मूला जो किताब में अवेलेबल है. हमने उस फार्मूला में इस वैल्यूज यहाँ फार्मूला में यहाँ से वैल्यूज फीड करनी है, हमें सीपीआर कंट्री सीआरपी कंट्री रिस्क प्रीमियम मिल जाता है. तो वेल उसको भी हम देखेंगे कैलकुलेशन को. करंट एक्सचेंज रेट इज पीटीआर 1 to FT 17. ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया. पाकिस्तानी क्वेश्चन को बनाते हुए इनडायरेक्ट कोड ले जाना, बल्कि मैं इसको ये नहीं कहूँगा फेवरेट एरिया. बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं ना इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड में चूंकि इंडायरेक्ट कोड चल रहा होता तो पाकिस्तान में भी इंडायरेक्ट कोड ही कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. शायद ये इंटेंशनल एफर्ट नहीं है, ये मजबूरी है कि जहाँ से क्वेश्चन इंस्पिरेशन जहाँ से ली जा रही होती है वहाँ पे इंडायरेक्ट कोड चल रहा होता है. तो यहाँ पे हमें भी इंडायरेक्ट कोड ही मिलता है ज़्यादातर. इन लाइन which is expected to change in line with the annual inflation in both countries. The current inflation in Pakistan and Valencia are 5 and 8, which is expected to remain the same for the foreseeable future. Applicable income tax rate in Valencia on business income is 25, where dividend on coal-fired plant enjoys tax exemption. Taxes paid in the same year. Dividend remittance are taxed in Pakistan at 10%. All other remittances are exempt from tax in Pakistan. अच्छा, ये होना क्या है? ओवरऑल फ्लो ऑफ द कैश फ्लोज. आपका फेलेंशिया में प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी एंड पे WDV से 20% ज़्यादा, वर्किंग कैपिटल की रिकवरी बुक वैल्यू के मुताबिक, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बाद जो फ्री कैश टैक्सेस आएंगे, जो फ्री कैश फ्लोज बचेंगे, फ्री कैश फ्लोज में से जो रिमिट होने हैं वो होंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर, एज डिविडेंड चले जाएंगे पेरेंट को, और जो उसके ऊपर बचेंगे वो इन्वेस्ट होंगे 9% पे, और वहां से इनकम आएगी, वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में फिर दूसरे साल ऐड होनी शुरू हो जाएगी. यहाँ पे बेसिकली एक साल का कैश फ्लो पूरा करेंगे, एक साल के कैश फ्लोज में से कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा डिविडेंड भेजा, कुछ पैसा रिटेन किया, जो रिटेन किया उस पर 9% इनकम आई, दोबारा कैश फ्लो में गई, फिर दूसरे साल की कैश फ्लो बनाया आपने, क्योंकि जो इनकम इंटरेस्ट इनकम आएगी ऑपरेटिंग टैक्सेबल है ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ऐड हुआ करेगी. तो आप इस तरह 1 साल 2 साल 3 साल बनाया करेंगे, और जो डिविडेंड जाएगा पाकिस्तान में उस पर 10% टैक्स लगेगा फुल एंड फाइनल. और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो पैसा वहां पे रिटेन हुआ हुआ है वो सारे का सारा आएगा, लेकिन डिविडेंड के अलावा किसी पर टैक्स नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये सारी इसकी कहानी है. हमने इसको लेके चलना है इस अंदाज में. मुझे लगता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज कैलकुलेशन सिंपल है, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन सिंपल है. सिर्फ जब प्रॉफिट रिटेंशन उसकी इंटरेस्ट इनकम की डीलिंग आती है, जो कि मेरे हिसाब से 4-5 नंबर का वर्किंग से ज्यादा नहीं होगी, दैट इज अ बिट ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड. अगर 1-2 मिनट में सोच के आपको समझ आ जाए इसको कैसे हैंडल करना है तो कर लेना, नहीं समझ आएगी तो स्किप कर जाना. आप जो रिटेंशन है उसको स्किप कर जाना. आप समझना सारा पैसा रिमिट हो गया, ठीक है ना, और सारा पैसा डिविडेंड रिमिट हुआ और सारे पैसे पे टैक्स लग गया 10%. तो आप अगर वो पार्ट ओमिट करोगे रिमिटेंस रिस्ट्रिक्शन का, नॉट मोर देन 4-5 मार्क्स, इससे ज्यादा आपकी कटौती नहीं होने वाली. तो 24 इस तरह के सवाल में अगर 19-20 नंबर आ जाते हैं आपके, दैट इज एक्सीलेंट स्कोर एट CFAP लेवल. तो अच्छा जी, बात शुरू करते हैं जी हम प्लानिंग से. प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल, टैक्सेस सेम ईयर, तो इसका मतलब 0 से 5 तक के हमें कैश फ्लोज बनाने हैं. क्वेश्चन नंबर 24, 0 से 5 तक. अच्छा जी, सेल हमें उसने जो यूनिट बताए हैं बिलियन में है, तो उससे मुझे लगता है हमें कैश फ्लोज भी बिलियन में ही ले रहे चाहिए. हम FT बिलियन में कैश फ्लोज अरेंज करेंगे. ये इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हैं, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फिर टैक्सेशन.
यहाँ से हमें मिलेंगे प्रोजेक्ट फ्री कैश फ्लोज, जिसमें से क्या है, रिवीजन है, जब तक हमने काम किया रिवीजन है, लेकिन फिर फ्री कैश फ्लोज, इसमें से फिर आपने प्रॉफिट रिटेन रेमिटेंस हम निकालते हैं, इसमें से रेमिटेंस निकालेंगे हम। रेमिटेंस निकालेंगे तो यहां पे प्रॉफिट्स हमें रिटेन्ड मिल जाएंगे, रिटेंशन मिल जाएगी, नॉट प्रॉफिट रिटेन, कैश फ्लोज रिटेन्ड। अच्छा, यहाँ पे अब होगा क्या, कैश फ्लो जो रिटेन हो रहे हैं ये इंटरेस्ट की वर्किंग में आगे चले जाएंगे, और जो यहाँ पे जो रिमिटेंस हुई है ये आपका एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो आपको गिवन है FD पर रुपीज, वर्किंग वन हम सबसे पहले इसी की बना लेंगे, आपका डिविडेंड में कन्वर्ट होके पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे। मैं अगर मार्क भी कर दूं यहां पे, ये रेमिटेंस जो है ये इस एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट होके यहां लैंड कर जाएगी, ऐसा ही यहां से रेमिटेंस निकली, एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट हुई, डिविडेंड आ गया, और साथ ही इस पे टैक्सेशन भी लगा दो जो कि 10% है, 10% का टैक्स भी लग जाएगा आपका डिविडेंड पे। और फाइनली लास्ट ईयर के हिसाब से अदर रिसीट्स भी आ जाएंगी आपकी, जो हमने कहा जब पैसे जो रुके हैं आखिरी साल सारे वापस आ जाएंगे, अदर रिसीट्स आ जाएंगी, और दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। तो यहाँ पे हम फिर नेट यहाँ से रुपीज़ इन बिलियन में कहानी शुरू हो जाएगी, यहाँ से रुपीज़ इन बिलियन में कहानी शुरू हो जाएगी। तो नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोस, इसके बाद डिस्काउंट फैक्टर, PV और नेट प्रेजेंट वैल्यू। लीजिए जी, इस तरह आपका सवाल बनेगा। ठीक है जी, बाकी जो कॉम्प्लिकेशन इंटरेस्ट इनकम की आनी है वो सारी हम यहाँ पे जाके हैंडल कर लेंगे। फॉर्मेट लगभग स्टैंडर्ड है जो हम करते आ रहे हैं, सिर्फ इस बात थोड़ा चेंज किया है रेमिटेंस रिस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ पहले सारे कैश फ्लोज रिमिट हो जाते थे, सारे कैश फ्लोज रिमिट हो जाते थे, अब रिमिटेंस होगी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बाकी रिटेन होगा, रिटेन प्रॉफिट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में यूज होगा, और फाइनली लास्ट ईयर में तो सारे का सारा रिमिट हो जाएगा, उसकी हम वर्किंग अलहदा से बनाएंगे। तो लीजिए जनाब, शुरू करते हैं काम। सबसे पहले स्पॉट रेट तो हमें गिवन है, FD पर डॉलर, व्हाट इज द स्पॉट, 17, FD पर रुपीज, सॉरी इट इज 17। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स है 50 बिलियन इंटू 17, 50 बिलियन इंटू 17, 850, और वर्किंग कैपिटल हमारी है 2 बिलियन इंटू 17, इट इज 34। लीजिए जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी। इसकी रेजिडुअल वैल्यू जब हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाएंगे, टैक्सेशन के लिए आप देख लेंगे। वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन की वजह से हमें पता है ये चेंज होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अवेलेबल है तो इट विल चेंज, उसकी भी हमें वर्किंग बनाने की पड़ेगी। वर्किंग 2 हम इसके लिए बना लेंगे। वर्किंग 1 एक्सचेंज रेट की पहले करते हैं, वर्किंग 2 वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की करते हैं, नंबर स्कोरिंग ताकि साथ साथ हमारी शुरू हो जाए। तो वर्किंग 1 स्पॉट रेट आपको गिवन है FD पर रुपी 17, और आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर रेट चाहिए आपको, और ये बनेंगे जी 17 इंटू डॉलर स्पॉट क्या है, फलेंशिया का 8, पाकिस्तान का 5, तो 1.08 डिवाइड विद 1.05, 1 ईयर फॉरवर्ड 17.49, 2 ईयर फॉरवर्ड में 17.49 इंटू 1.08 डिवाइड विद 1.05, 17.98 और 99, 99, 17.99 into 1.08 divided with 1.05, 18.50, 18.50 into 1.08 divided with 1.05, 19.03, 19.03 into 1.08 divided with 1.05, 19.57। लीजिए जी, ये हमारे पास आगे फॉरवर्ड रेट वर्किंग 1 के रेफरेंस से इनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। 17.49, 17.99, 18.50, 19.03, 19.57।
जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पे जी? अच्छा जी, अब हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज पे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज भी है। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आवर यूजुअल अजम्पशन वुड बी कि वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन और वॉल्यूम दोनों की वजह से चेंज आती है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक आपके बिजनेस एक्टिविटी लेवल से भी है और प्राइसेस लेवल से भी है। अगर आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, बदलती हैं, तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बदलती है, और अगर आपकी एक्टिविटी बदलती है तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बदलती है, और यहां पे दोनों बदल रही हैं, इन्फ्लेशन भी है, वॉल्यूम भी है। तो हमें अकॉर्डिंगली पीरियड वाइज, ईयर वाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेनी है और फिर वहां से वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बनाने हैं, और ये काम हम रुपीज और एफडी बिलियन में करेंगे, एफडी बिलियन में करेंगे। हमें बताया गया है हमें जीरो में जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो है 2 बिलियन इंटू 1734, हमने वर्कआउट ऑलरेडी किया हुआ है। जीरो में हमें वर्किंग कैपिटल जो चाहिए दैट इज 34 बिलियन। वन में अब होगा क्या, इस 34 बिलियन में दो चेंजेस आएंगी, एक वॉल्यूम चेंज विच इज 3%, एक प्राइस चेंज विच इज 8%। तो बताइए जनाब क्या हो जाएगा आपका वन की रिक्वायरमेंट? 37.82, next 37.82 into again volume change, price change 42.07, next 42.07 into price change, into volume change, into price change 46.80, next 52.06, and the last में it has to be 0। 5 में जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा it has to be 0, क्योंकि हमें कहा है कि तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी रियलाइज्ड एट कैरिंग वैल्यू, तो ये कैरिंग वैल्यू पर रियलाइज होगा। तो यहां पे हमारे कैश फ्लो बनेंगे, जीरो में 34 का आउटफ्लो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। G1 में 3.82 का आउटफ्लो, 2 में 4.25 का आउटफ्लो, 3 में 4.73 का आउटफ्लो, 4 में 5.26 का आउटफ्लो, 5 में 52.06 की रिकवरी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे? इस सवाल में जो सोल्यूशन में आपके एग्जामिनर ने एक जो गलती की हुई है, उसने वन में ये एडजस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की हुई। उसने 34 यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे उसने जीरो मूवमेंट शो की हुई है। ये वाली मूवमेंट पहली इंक्रीज उसने यहाँ पे डाली हुई है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि उसने क्लियरली कहा है आपको इनिशियल लेवल पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ये पैसा डालना है। तो जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा डाला तो जीरो में डाला, और वो कॉन्सेप्ट वही है कि जीरो में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो फर्स्ट ईयर के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। जैसे बिजनेस आगे चलेगा, जो बिजनेस में ग्रोथ है, जो प्राइसेस में ग्रोथ है, वो इनकॉर्पोरेट होती जाएगी। तो साल बाद वॉल्यूम और प्राइस दोनों में ग्रोथ आनी इनकॉर्पोरेट होती जाएगी। तो आपके एग्जामिनर ने बेसिकली फाइनल यहां तक ये उसने 2 में शो किया, उसने 1 में भी 34 मिलियन ही रिटेन किया हुआ है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती कि 0 में भी 34 रिक्वायरमेंट है, 1 में भी 34 रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसने ग्रोथ डाली हुई है, जिसकी यहां पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बड़ा क्लियरली उसने लिखा हुआ है इनिशियल रिक्वायरमेंट है। तो ये बहरहाल हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे हिसाब से कैश फ्लोज ये बनते हैं, जो कि जैसे मैंने कहा एग्जामिनर से थोड़े से डिफरेंट है ICAP के सोल्यूशन से। चलिए जनाब हम यहाँ पे इसको पिच करते हैं 3.82, 4.25, 4.73, 5.26 एंड 52.06 की रिकवरी। अब हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए वर्किंग 3 बनाते हैं, वर्किंग 3 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो।
जी, कोई सवाल किसी कैलकुलेशन पे, किसी वर्किंग पे, कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ जहाँ पे एग्जामिनर से थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो मैं आपको बताता जाऊँ। और ये बताने की एक वजह ये भी होती है कि जैसे मैंने कुछ शुरू में कहा है कि आप लोग सवाल पढ़ते हो और जवाब पढ़ने बैठ जाते हो और जवाब को फिर याद करने की कोशिश करते हो, तो ज़रूरी है कि जवाब आपको ठीक मिले। तो आप सवाल को जब तक खुद अप्लाई नहीं करोगे, अपना माइंड, अपना सोल्यूशन खुद नहीं बनाओगे, आपकी लर्निंग जो है वो आगे का जाना बाज़ का इस तरह के सवालों में डिस्टॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं करते। आपको लगता है शायद ऐसे ही करना होता है, क्योंकि आप अपना माइंड अप्लाई ना करें, फिर जो ट्रीटमेंट देखते हो आप समझते हो बस ऐसे ही करना होता है, पर उसी को याद करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ गलत भी हो सकती हैं चीज़ें, इसलिए ऑलवेज अप्लाई योर माइंड, ताकि आपकी प्रॉपर रिवीजन हो और आपको एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन पर कमांड हासिल हो। तो आपको बेटा मैं यही समझा रहा हूँ कि जो आप समझ रहे हैं, जो समझ आ रही है, जो थॉट का, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, देन यू कंपेयर इट विद द सोल्यूशन। और आपका आंसर एग्जामिनर के सोल्यूशन से फर्क होगा ना, तो आपने जब अपना माइंड अप्लाई किया होगा तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू गेज कि आप गलत हो कि वो गलत है। लेकिन अगर आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप तो उसको गेज कर ही नहीं सकते। आप तो समझोगे आई ने जो किया वो ठीक किया हुआ है, आप तो उसकी जस्टिफिकेशन ज़रब में तकसीम ठीक होगी तो ठीक, आगे चलो। ज़रब ठीक हो गया, जमा किया ठीक, तो आगे चलो। क्यों पे आप सोचते ही नहीं हो, जब क्यों पे नहीं सोचते तो आपका माइंड आपका वहां पे ब्रेक हो गया। मैं कहता हूं आगे जाने के बजाय रिवर्स गियर में चला जाता है। जब आपने माइंड अप्लाई किया, आपका आंसर फर्क आया, आप उस फर्क को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप गेज कर सकते हो कि आप ठीक हो या आईकैप का सोल्यूशन ठीक है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपको जरूरी नहीं, मतलब आईकैप का सोल्यूशन तो 10 में से शायद एक दफा गलत होगा। अगर आप 10 गलतियां करोगे तो 10 में से एक या 2 दफा आईकैप का सोल्यूशन गलत होगा, 8 दफा आप ही गलत हो गए। ठीक है ना, 8 दफा भी गलत हो गए, लेकिन माइंड अप्लाई करोगे तो पता लगेगा ना कि आप गलत हो और आईकैप का सोल्यूशन ठीक है, या ये गलत है आप ठीक हो। अगर माइंड ही नहीं अप्लाई किया तो फिर हर दफा आपको लगेगा आईकैप का सोल्यूशन ठीक है, आप गलत हो। हर दफा आप यही सोच, बल्कि सोच ही नहीं पाओगे आप क्या आपकी सोच क्या थी, आपका माइंड क्या कह रहा था। और एग्जाम में आपको अपने माइंड को अप्लाई करना है। जब तक आप माइंड की एप्लीकेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने इसलिए आपको शुरू में कहा कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन ठीक है, अहम है, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मेंटेन करते हुए, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस मेंटेन करते हुए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। बट सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए सवाल पढ़ा जवाब पढ़ लिया, सवाल पढ़ा जवाब पढ़ लिया, ऐसे करोगे तो अपने आप को आप अपनी सारी तैयारी की ऐसी की तैसी फेर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो, अपनी सारी लर्निंग को, अपने कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। टाइम ज्यादा लगाओ, ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर टाइम कम है तो उसका मतलब ये नहीं कि सवाल पढ़ के जवाब पढ़ना शुरू कर दो। सवाल ऐसे ही करने हैं कि माइंड अप्लाई करके, खुद सवाल करके, कंप्लीट करके, बेशक 60% आता है, 50% आता है, 70% आता है, जितने परसेंट आता है वो करो, जो नहीं आता है अज्यूम करो, कंप्लीट कर लो, एंड देन गो फॉर द डिफरेंसेस। फर्क कहां पे आए, मिसिंग लिंक्स कहां पे थे, अजम्पशंस कहां ली, वहां पे क्या बेहतर किया जा सकता था। ठीक है, ये आपकी आदत होनी चाहिए। प्रैक्टिस में स्ट्रिक्टली इस हैबिट को अडॉप्ट कीजिए। जो बच्चा इस आदत पे जितनी जल्दी आएगा, ये पेपर उसका उतनी जल्दी पास होगा। जी, हम वर्किंग 3 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तरफ चल रहे हैं। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यहां पे कोई ज्यादा काम है नहीं, क्योंकि एक ही फिगर उसने दी हुई है, अर्निंग बिफोर टैक्स। सीधा उसने हमें अर्निंग दे दी है, ना रेवेन्यू है ना कॉस्ट का चक्कर है। तो 5 साल हैं जी, 0 से लेके 1 2 3 4 5, नो 0 बिजनेस कैश फ्लोज हैं। तो 1 से लेके 5 तक हम गए। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की ये फिगर है जी, जहां से हम बात शुरू कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बेसिकली आपके नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं ना, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हम इसको कह सकते हैं फॉर द टाइमिंग, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं ये। अच्छा जी, अब ये भी एफडी बिलियन में होंगे। अच्छा, इसमें पहले मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो बनाता हूं, बल्कि नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन तो हम सारा ही बना सकते हैं। पहले साल में कितना है जी, कितने यूनिट्स, 3 बिलियन यूनिट्स, और प्राइस पहले साल की 140, 3 बिलियन इंटू एफडी 140, ये एफडी बिलियन में बताओ 420, और इसके बाद लास्ट ईयर इंटू वॉल्यूम चेंज इंटू इन्फ्लेशन, ऐसा ही है जी। तो अगले साल का आपको पीबीटीडी मिल जाएगा, कितना है जी सेकंड ईयर जी, 420 इंटू 1.03 इंटू 1.08, सॉरी इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट रियल। इसके साथ रियल टर्म की वर्ड नहीं आई ना, तो हम इसको फर्स्ट ईयर प्राइस लेंगे, फर्स्ट ईयर वैल्यू लेंगे। ठीक है, मैंने वर्किंग कैपिटल को रियल क्यों लिया, कि उसने लिखा 2 बिलियन वुड बी रिक्वायर्ड इनिशियली, 0 में चाहिए, तो 0 में तो सारी वैल्यू रियल होती है। ठीक है, तो यहाँ 140 के साथ रियल की वर्ड यूज नहीं किया। जब रियल का वर्ड यूज नहीं किया तो हम उसको फर्स्ट ईयर वैल्यू लेते हैं। अगर वो रियल कह देता तो हम साथ ही इन्फ्लेशन इधर से शुरू कर देते हैं, इन्फ्लेशन जी। नेक्स्ट 519
5.72 जी नेक्स्ट 578.14 जी नेक्स्ट 643.12 अच्छा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है हमारे ये बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो है बिफोर इंटरेस्ट इनकम हमने वैसे तो इसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन लेस करूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा ऐसे ही है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन लेस करूं तो पीबीटी बच गया पीबीटी पे टैक्स लगाओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब आया तो रिटेंशन का मामला आएगा क्योंकि डिविडेंड आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर जा सकता है रिटेंशन आएगा तो इंटरेस्ट इनकम अगले साल से आनी शुरू हो जाएगी पहले साल में तो कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं ना तो बहरहाल मुझे अगले साल से इंटरेस्ट इनकम भी आनी है तो मैं उसका भी रूम यहां पे क्रिएट कर लेता हूं अगले साल से मेरी इंटरेस्ट इनकम भी आने वाली है लेकिन फिलहाल मैं पहले साल के हिसाब से इसको मैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस कहता हूं इसमें से मैं लेस करता हूं टैक्स डेप्रिसिएशन मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा इस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा क्या रेट है फ्लेंशिया में 25% टैक्स कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा तो मुझे टैक्स की फिगर भी चाहिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर भी चाहिए तो फिलहाल मेरा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहां पे 420 आया पहले साल का और डेप्रिसिएशन के लिए मैं वर्किंग 3.1 बना लेता हूं जी मैं वर्किंग 3.1 डेप्रिसिएशन की वर्किंग वर्किंग 3.1 डेप्रिसिएशन की हमारी दो कॉलम वर्किंग होती है एक टैक्स डेप्रिसिएशन एक ईयर हमारी डेप्रिसिएशन पहली कैलकुलेट होगी 850 है ना हमारी वैल्यू इस पे क्या रेट है डेप्रिसिएशन का 10% रिड्यूसिंग बैलेंस तो पहली डेप्रिसिएशन आई 85 बिलियन ये आई 1 में 2 3 4 5 क्योंकि हमें कैरिंग वैल्यू गिवन नहीं है हमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है जब रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो रेजिडुअल वैल्यू डिपेंडेंट है कैरिंग वैल्यू पे इसका मतलब हम आखिरी साल बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन नहीं लेते आखिरी साल भी हम रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ही लेके चलेंगे अच्छा अब यहां पे जरा चलते जाइए अगले साल 85 का 90% 76.5 नेक्स्ट 76.5 का 90% 8.5 नेक्स्ट 61.97 नेक्स्ट 7 अच्छा जी अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की टोटल डेप्रिसिएशन आपने कितनी चार्ज की सम कीजिए इसका जरा $348.09 कॉस्ट आपकी 850 है इससे आपको कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट मिली 501.91 और इसमें आप अगर ऐड कर दें गेन ऑन डिस्पोजल जो कि है 20% अबव कैरिंग वैल्यू यही बोला ना उसने तो आपको यहां पे रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी तो 501.91 का गेन 20% 100.38 और WDV और रेजिडुअल वैल्यू सॉरी 602.29 ये जी अब इस डाटा को हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना उसमें बात करते हैं पहले ये शेड्यूल समझ लीजिए इसमें कोई दिक्कत है जी शेड्यूल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे उसने बातें की वैसे ही कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब हमें आखिरी साल भी रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन लेनी है रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ले ली हमने नॉर्मली इससे पहले क्या होता था वो कहता था आपकी रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू के बराबर है तो जब रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू के बराबर होता था तो गेन लॉस नहीं आता था ना डिस्पोजल पे लेकिन यहाँ पे उसने कहा आपकी रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 20% ज्यादा है इसका मतलब गेन आएगा तो हमने कैरिंग वैल्यू में या WDV में गेन ऐड किया तो ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई अब हमने इसको ट्रीट कैसे कहाँ करना है सबसे पहले तो रेजिडुअल वैल्यू को उठा के ले जाओ ऊपर मेन शेड्यूल में 602.29 जनाब यहां पे आएगा 602.29 ये मैं इसको वर्किंग 3.1 के रेफरेंस से मैंने इसको यहां पे पुट कर दिया एक तो ठीक हो गया ये अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बारी है ये तो रेजिडुअल वैल्यू ठीक फिट होगी ना यहां पे फिट होगी यहां पे अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डील करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कहानी जी जरा अगर शेड्यूल आपने कॉपी कर लिया भाई अपने पास मैं चाहूंगा आप मुझे फिगर बोलें शेड्यूल कॉपी कर लें ताकि फिगर फिर आप मुझे बताएं इसमें से मैंने इस फिगर को यूज कर लिया है जहां पे इसका इस्तेमाल था बाकी फिगर्स पे अभी हम काम करने जा रहे हैं
अच्छा जी, अब यहां से वैल्यूज लाते हैं हम इधर। पहली डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की 85, सेकंड ईयर 76.5, थर्ड ईयर 68.85, फोर्थ ईयर 61.97 एंड द फिफ्थ ईयर। अब यहां पे तो जो चाहिए आपकी लास्ट डेप्रिसिएशन जो होती है, इट शुड बी द सम ऑफ डेप्रिसिएशन एंड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन वही होती थी ना, यहां पे हमने बैलेंसिंग तो नहीं निकाली, लेकिन गेन लादा से कैलकुलेट कर लिया ना, मजबूरी थी हमारी। तो भाई नेट करके बोलो आखिरी डेप्रिसिएशन, यहां पे आखिरी डेप्रिसिएशन आपकी जो आनी है वो इन दोनों का सम होगा। एक गेन है, एक एक्सपेंस है, नेट इनकम है ये, नेट ये आपकी नेट गेन है आपका, एक्सपेंस और मिला के कितना जी 44.61, ये आपका नेट गेन है आपका 44.61, बाकी सारे एक्सपेंस से ये आपकी 44.61 यहां पे इनकम है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट वही बैलेंसिंग वाला ही है, लेकिन यहां पे रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, तो आपको कैलकुलेशन इसको थोड़ा डिफरेंटली देखना पड़ा इसकी। हम अलग से लाइन आइटम भी तो लिख सकते हैं ना, गेन और बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहां पे डेप्रिसिएशन डालिए, इसके नीचे लाइन आइटम डाल दो गेन की, एक अलग लाइन आइटम डालिए, डाल दो इस केस में, कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, अब जरा कहानी जरा थोड़ी सी ना यहाँ पे तो जैसे आप देखेंगे कि कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि बार बार हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, कि नई वर्किंग भी ऐड होनी पड़ेगी। जैसे पहले साल की हम सिर्फ फोकस अगर करें तो पहले साल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा क्या आया 335.00, और इस पे टैक्स 25%, 83.75, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 251.25। मेक नोट ऑफ दीज फिगर्स। अब हम फिगर का इस्तेमाल ऊपर लेके जाएंगे, साथ साथ हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट इनकम लानी है ना अगले साल की, तो इंटरेस्ट इनकम तो कैश फ्लो रिटेन्ड पे निकलेगी, तो कैश फ्लो रिटेन्ड तो ऊपर आने गए, तो हमें दोबारा यहां से अब ऊपर जाना पड़ेगा। वर्किंग सोल्यूशन, अब ये टू एंड फ्रो मूवमेंट चलने लगी हमारी, यहां पे बात समझ आ गई जी। अब यहां से फिगर जो उठ के ऊपर जाने लगी है, एक तो टैक्स जाने लगा है, एक बल्कि नहीं, एक नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो पहले साल का है 420.00, ऐसा ही है, देख लो जरा यहां पे पहले साल का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 420, एक ये फिगर ऊपर गई। दूसरी फिगर गई आपकी टैक्सेशन की, पहले साल का टैक्स 83.75। यहां से अब आप पहले साल का फ्री कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट फ्री कैश फ्लो बना सकते हो। तो कितना बना ये तो 884 है, 0 का तो इसको टोटल कर लेते हैं, 1 का टोटल बताओ क्या है 332.43। ये आपका फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है। अब इसमें से जानिए रिमिटेंस, रिमिटेंस कितनी जानी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर, कितना है वो 251.25। तो प्रॉफिट रिटेन कितना हुआ, कैश फ्लो इज रिटेन्ड 81.18। अब आप फिलहाल हम यहीं तक रहते हैं, इसके नीचे हम बाद में चलेंगे। वैसे तो ये जो डिविडेंड है जिसे मैंने बताया, इस डिविडेंड ने यहाँ पे कन्वर्ट होकर आना है, वो हम बाद में काम कर लेंगे, पहले हम सिर्फ इतने पे फोकस रहते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे जो काम किया ना, ये जो हमने रिटेन किया पैसा, इसने अब होना है इन्वेस्ट। अब इस पैसे नहीं होना है इन्वेस्ट, तो उसके लिए हमें एक और वर्किंग बनानी पड़ेगी। हमें इंटरेस्ट इनकम के लिए वर्किंग 3.2 से बनाते हैं, वर्किंग 3.2। तो एक्सेस फंड्स रिटेन्ड, पहले हम ईयर 1 के लेते हैं जी। एफडी बिलियन कितने थे 81.18, और हम इस पे इंटरेस्ट इनकम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, साथ ही हम इस पे इंटरेस्ट इनकम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि कैलकुलेट होगी आपकी 9% पे। और ये इनकम जो है हमें मिलेगी कब, ईयर 2 में। एग्रीड, कितनी बनती है जी 7.31। पहले साल जो पैसा रिटेन हुआ वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, 1 में इन्वेस्ट किया 9% के हिसाब से, इसकी इनकम 2 में आपको मिल गई। अब ये इनकम कहां जाएगी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 7.21 था 31। लीजिए जी, अब साइकिल शुरू हो जाएगा आपका।
ठीक है, अब एक साइकिल पूरा कर लिया ना अब हमने, अब ये साइकिल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चलता जाएगा। सर ये गिवन ये अमाउंट इन्वेस्ट हुई है, इसके ऊपर अगले साल आएगा और जो फर्दर इन्वेस्ट होगी उस पर आएगा। करते हैं ना अभी दूसरा साल शुरू किया ना, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर इसका प्रॉफिट रिटेन आएगा, फिर फर्दर वो जाके ऐड होगा उसमें जाके, तो ये साइकिल शुरू हो गया ना अभी। तो आप बोलो जनाब दूसरा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या बना यहाँ से? 474.52। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या बना? 398.02। टैक्स क्या बना? 99.51। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बना? 298.51। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से फिर वही फिगरें उठा के ऊपर ले जाएंगे हम। अब यहाँ से उठा के फिगरें जो ऊपर आनी है, सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो। प्रोजेक्ट के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने हैं? 474.52। सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, एक मिनट बेटा। 474.52। अच्छा जी, और अब इसमें से बताइए आप टैक्सेशन 99.51। अब लाइए प्रोजेक्ट फ्री कैश फ्लो 370.76। इसमें से बताइए रेमिटेंस मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ईयर 2 जी 298.51। प्रॉफिट रिटेन्ड, कैश फ्लो रिटेन्ड 72.25 जी। किसी कैलकुलेशन में किसी वैल्यू में देकर अब एक बार हमने साइकिल बना लिया, इसमें रिपीट होते जाना है। ये 72.25 ने जाके यहां पे आना है वर्किंग में। एक्सेस फंड्स रिटेन्ड ईयर 2 के 72.25। टोटल कितना हो गया? 153.43। इस पे इंटरेस्ट इनकम आएगी जो ईयर 3 में मिलेगी 9% के हिसाब से। कितनी है जी? 13.81। यह इनकम हमें 3 में मिलनी है, 13.81। तो जनाब ये 13.81 खड़ी है यहाँ से, ईयर 3 में जाके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ऐड कर दीजिए 13.81। जी जनाब, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या बने ईयर 3 के? 533.53। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 464.68। टैक्स 116.17। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 348.51। ये जी तीसरे साल के कैश फ्लोज पूरे हुए। अब यहां से फिगर उठा के ऊपर लेके चलेंगे हम। ईयर 3 के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहां पे फीड होंगे। ईयर 3 के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 533.53। ईयर 3 का टैक्स 116.17। ईयर 3 के फ्री कैश फ्लो ईयर 3 के फ्री कैश फ्लोज 412.63 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिमिटेंस में जाना है 348.51। कैश फ्लो रिटेन्ड 64.12। चेक करो दोबारा 64.12। ऊपर ये फिगर ठीक है, मेरे पास जो सोल्यूशन उसमें फिगर कुछ और आ रही है। ठीक है ये 64.12 ठीक है जी। चलें जी, कैश फ्लो रिटेन्ड आ गए 64.12। दोबारा वही सर्कल पे ईयर 4 का 64.12। यहां पे जनाब आपके पास एक्सेस फंड रिटेन्ड ईयर 3 का रिटेंशन है ना ये 64.12। टोटल कितने पैसे हो गए ये? 217.55। इस पे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम आपको जो मिलनी है अब ईयर 4 की कितना जी? 19.58। ये ईयर 4 की इनकम है।
19.58 ईयर 4 की इनकम। लीजिए जी, अगला साइकिल शुरू हो गया। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, $597.72। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 535.75, 535.75। टैक्स 133.94, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 401.81, लीजिए जनाब, इन वैल्यूज़ को लेके अब हम ऊपर चलेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई चीज़ समझ नहीं आई, पूछिए। वी आर जस्ट रिपीटिंग द कैलकुलेशन। ये वैल्यूज़ अब ऊपर जाएंगे आपकी मेन शीट में। सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कितना जी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईयर 4 का? 597.72, 0.72। टैक्स 133.94, प्रोजेक्ट फ्री कैश फ्लो, 458.52, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेमिटेंस में जो जाना है, 401.81, और कैश फ्लो रिटेन्ड 56.71, 56.71। ये पैसा रिटेन हुआ और ये 56.71 अगेन इन्वेस्ट होगा। एक्सेस फंड 56.71 ये ईयर 4 में इन्वेस्ट होगा जनाब। एक्सेस फंड्स रिटेन ईयर 4 में इन्वेस्ट हुआ और इसमें इनकम आएगी हमें ईयर 5 में। इंटरेस्ट इनकम हमें आएगी ईयर 5 में 9% के हिसाब से। टोटल कितना पैसा बन गया? 274.26 पे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम आई ईयर 5 में 24.68। लीजिए जनाब, यहां पे इनकम आई 24.68। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने बने? 667.80 जी। इसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन ऐड होगी अब यहाँ पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 712.41, जी। टैक्स 178.10, जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 534.31, जी जी जी। फिगर यहाँ से उठाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे ईयर 5 में, वहाँ पे फीड करते हैं इन चीज़ों को। ईयर 5 का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो 667.8, जी। टैक्सेशन ईयर 5 की 178.1, जी। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज 541.76, रेमिटेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर डिविडेंड जाएगा। 534.31, रिटेन्ड 7.45, नहीं सॉरी, सर ये जो प्रोजेक्ट फ्री कैश फ्लोज है ना, लास्ट शीट ये गलत है। ये गलत है जी। बोलिए क्या है जी? 114.3.76 जी। 609.45। अच्छा जी, अब ये रिटेन हुआ यहाँ पे पैसा, इसको भी हम ज़रा दोबारा ले जाते हैं यहाँ पे। 609 पॉइंट कितना था? 45। 609.45 ये एक्सेस फंड्स रिटेन हुए हैं डिविडेंड के बाद। तो टोटल कितना हो गया? टोटल रिटेन्ड फंड्स ईयर 5 पे जो अवेलेबल है 884 कहाँ से बन गया? 883 पॉइंट समथिंग बन रहा है बेटा, इन दो को ऐड कर रहे ना। 883.71
ये पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, 5 साल प्रोजेक्ट खत्म हो गए, 5 साल के एंड पे ये पैसा वहां पड़ा हुआ है। अब इसने भी रिमिट होना है, ठीक है, इसने भी रिमिट होना है 883.71। तो डिविडेंड की रिमिटेंस है हमारी, एक तो रिमिटेंस हमने ली यहां पे डिविडेंड की, ये डिविडेंड गया है, ठीक है। और फिर हम इसके लिए अदर रिमिटेंस मैं यहां पे लिख देता हूं। वर्किंग 3.2 थी है और कितनी वैल्यू है 883.71। अब जरा यहां से आगे चलना शुरू हो तो शुरू करते हैं कहानी डिविडेंड से ही पहले कि ये जो डिविडेंड है यहां से निकला, इस रेट पे कन्वर्ट हुआ, इधर वसूल हुआ। एफडी ने रुपीज में जाना है, फर्स्ट करेंसी ने कन्वर्ट होने हैं, डिवीजन से कन्वर्ट होगी। ये डिविडेंड यहां से निकला, कन्वर्ट हुआ, इधर वसूल हुआ, डिवाइड करके बोलो क्या आया। 251.25 divided with 17.49, 14.37। दिस इज इनफ्लो, ये डिविडेंड इनकम है यहां पे जी। नेक्स्ट 298.51 डिवाइड विद 17.99, 16.59। 348.51 डिवाइड विद 18.55, 18.50, 18.84। 401.81 डिवाइड विद 19.03, 11। and 534.31 divided with 19.57, 27.30। साथ ही अगर हम अदर सीट्स को भी कन्वर्ट कर लें, 883.71 डिवाइडेड विद 19.57, अदर सीट्स 883.71 डिवाइडेड विद 19.57, 45.16। अदर सीट्स भी कवर होगी हमारी। अब डिविडेंड का टैक्स कैलकुलेट कर लो। डिविडेंड आपके पास जो आ रहा है इसका 10% टैक्स है, तो जनाब ये लीजिए। और 10% सेम ईयर में, एरियर में सेम ईयर है शायद। 1.44, 1.66, 1.88, 2.11, 2.73 और अदर सीट्स आर नॉट टैक्सेबल। और ये जो पैसा है ये 17 पे कन्वर्ट होगा, 50 और 52, ये डायरेक्ट हम इसको इधर ही लैंड करवा लेते हैं। 52 बिलियन का आउटफ्लो है, लीजिए जी। अब बाकी प्रोजेक्ट कैश फ्लो पूरे कर लें। इसको मैं डायरेक्ट इधर ले आया क्योंकि ये डिविडेंड नहीं है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट इस पर कन्वर्ट करके सीधा नेट कैश फ्लो पे लैंड करवा लिया मैंने इसको, रुपीज इन बिलियन में, ठीक है। 50 + 2 यही था ना, तो बाकी टोटल बताते जाइए क्या बन रहा है। 12 पॉइंट, दो ही वैल्यूज हैं, इनका सम करना है आपने। 12.93। नेक्स्ट 9.3। नेक्स्ट 17.01। नेक्स्ट 19। नेक्स्ट टोटल करेंगे बेटा, सबका सम करेंगे, अदर सीट्स भी ऐड होंगे ना यहाँ पे। 69.73। लीजिए जी, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लगाना है, पीवी एंड एनपीवी। यही हमारा सवाल था यहाँ पे कि एडवाइस करें ये प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर के लिए वर्किंग 4 शायद बनानी है, जिसके डिस्काउंट फैक्टर हमें मिलेगा सर ये जो 17.01 है ना, ये 16.96 है। जी। एनी क्वेश्चन?
अच्छा, जब डिस्काउंट फैक्टर की कहानी एक रह गई है, ये कंट्री रिस्क प्रीमियम क्या है? अच्छा जी, वर्किंग 4 हम बनाते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपको कंट्री रिस्क प्रीमियम अलहदा से दिया जाए तो आपका केई का फार्मूला जो बनता है दैट विल बी केई विदाउट कंट्री रिस्क प्रीमियम प्लस बीटा इनटू कंट्री रिस्क प्रीमियम। आपका फार्मूला अमेंड हो जाता है कैपम का। आपको कंट्री रिस्क प्रीमियम को केई में इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या है? केई विदाउट कंट्री रिस्क प्रीमियम प्लस बीटा इंटू सीआरपी। अब इस क्वेश्चन में केई विदाउट रिस्क प्रीमियम, विदाउट कंट्री रिस्क प्रीमियम हमें दिया गया है। नोट नंबर 6 पे, नोट नंबर 6 में जो दूसरी लाइन है उसमें पढ़िए, द कैपम से जो केई आ रही है वो 16 है, बिफोर एडजस्टमेंट फॉर ऑफ कंट्री रिस्क प्रीमियम 16 है, और बीटा भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.2। अब हमें सिर्फ सीआरपी चाहिए, तो सीआरपी के लिए मैं वर्किंग 4.1 बनाता हूं, वहां से सीआरपी ले लेते हैं हम जी। और वर्किंग जो हम 4.1 की बनाते हैं उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है। दिस फार्मूला इज, यहां पे आ जाएं जी, नहीं यहां पे नहीं, यहां पे आए, ये जी फार्मूला हमारे पास है, ठीक है जी, कंट्री रिस्क प्रीमियम का फार्मूला। ये बल्कि अच्छा, बल्कि इसका नहीं फार्मूला आपको इस तरह याद करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किताब में जैसे हमने लिखा हुआ है कि केई इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ प्लस सी आर पी। फुल फार्मूला की शेप ये है, जो शेप मैंने आपको दिखाई नोट पे वो समराइज शेप है, इससे समराइज हुई हुई है शेप वो, ठीक है। तो फुल फार्मूला केई का विद कंट्री रिस्क प्रीमियम ये बन जाता है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा होता था ना, अब आर एम माइनस आर एफ प्लस कंट्री रिस्क प्रीमियम। आर एम माइनस आर एफ क्या होता था? इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, कंट्री रिस्क प्रीमियम उसमें ऐड कर दो, फिर बीटा से मल्टीप्लाई करो। तो अगर कंट्री रिस्क प्रीमियम आ जाए तो ये आपका फार्मूला केई कैसे बनता है, और कंट्री रिस्क प्रीमियम के लिए ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। बुक में ये अवेलेबल है जी आपके पेज पे, पेज पे, पेज पे। नहीं, बुक में ये अवेलेबल नहीं आ रहा जी हमारे पास, ये आप नोट ही कर लें भाई। ये हाँ सोल्यूशन में, लेकिन ये शेप है नहीं केवल सोल्यूशन में, दिस शेप इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, काइंडली नोट कर लीजिए। ये बुक में ये फार्मूला इस शेप में अवेलेबल नहीं है, बुक में उस नोट्स में उस शेप में अवेलेबल था जैसे मैंने लिख दिया था आपके सामने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में याद करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये चीज़ सोल्यूशन में अवेलेबल है, ये जो कंपोनेंट है ये सोल्यूशन में अवेलेबल है, सिर्फ ये कंपोनेंट आप लिख लीजिए, दिस गुड इनफ। ये वाला कंपोनेंट सोल्यूशन में अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, ये अब हमने सिर्फ कंट्री रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। मैंने जो आपको बेसिकली किया ना वो ये फार्मूला सिंपलीफाई होता है उस शेप में जो शेप मैंने आपसे शेयर की। अगर आप के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ये कर रहे हैं तो क्या हो जाता है बार बार, ये बेसिक फार्मूला है के का, और हमने क्या किया, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर इस फार्मूले को मैं सिंप्लीफाई करूं, इस फार्मूले को मैं लेकर चलूं, ये कैसे रीअरेंज होता है उस शेप में जैसे मैंने आपसे किया था। हम आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस
बीटा आर आर एफ प्लस बीटा सी आर पी। इक्वेशन ऐसे ओपन अप होती है ना। अब इसमें मैं अगर बीटा यहां पे कॉमन ले लूं, लेकिन सिर्फ दो वैल्यू से, ये एज इट इज रिटेन करूं मैं, तो ये आपकी कैपम इक्वेशन है ना, ये कैपम इक्वेशन है। तो ये वो शेप में आ गया फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख के दिया है। कैपम से के ई लो, कैपम से के ई लो और उसमें बीटा इंटू सी आर पी ऐड कर दो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो आपका है इस शेप में रीअरेंज हो जाता है। तो अगर आपको डाटा इस शेप में ओपन अप दिया गया है तो आप इसको ऐसे यूज कर लें, लेकिन हमें डाटा इस शेप में दिया गया, उसने के ई बता दी है कि भाई के ई ये है और बीटा ये है। तो के ई पता है, बीटा पता है, तो हम सी आर पी कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें कैपम मिल जाए। हमें फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए कंट्री रिस्क प्रीमियम एडजस्टेड के ई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर इस शेप में आ जाता है। अच्छा, ये अब जरा हम ये जो कंट्रीज प्रीमियम है ना, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। कंट्री रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। कंट्री रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए हम जो पैरास पढ़ेंगे वो हैं जी पैरा 6 की बुलेट 1 2 3, वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉवरेन यील्ड स्प्रेड को देखने की जरूरत है। सॉवरेन यील्ड स्प्रेड, सॉवरेन यील्ड स्प्रेड आपका होता है दो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में डिफरेंस। कौन से दो कंट्री, दो गवर्नमेंट, एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री। एक डेवलपिंग कंट्री का ट्रेजरी बिल्स, उसका देखो आरएफ क्या है, एक डेवलप कंट्री का ट्रेजरी बिल्स देखो उसका आरएफ क्या है, ठीक है। यील्ड की टर्म हम यूज करते हैं, यील्ड की टर्म हम यूज करते हैं ट्रेजरी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी सॉवरेन यूज करते हैं गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो सॉवरेन यील्ड से मुराद गवर्नमेंट जो यील्ड ऑफर कर रही है, स्प्रेड का मतलब डिफरेंस। सॉवरेन गवर्नमेंट, यील्ड रिटर्न, स्प्रेड डिफरेंस। और कौन सी गवर्नमेंट्स की यील्ड, एक डेवलपिंग एक डेवलप्ड। तो यहां पे अगर हम पढ़ते हैं तो ट्रेजरी बॉन्ड आर कंसीडर्ड रिस्क इन फाइनेंशिया एंड कैरी इंटरेस्ट ऑफ 8%। तो फाइनेंशिया था डेवलपिंग कंट्री, उसका 8% है। while yield on similar maturity US treasury bond is 3.5, तो US is developed, ठीक है। तो सॉवरेन यील्ड स्प्रेड आपका आ गया 8 माइनस 3.5, ये सॉवरेन यील्ड स्प्रेड आ गया। सॉवरेन यील्ड स्प्रेड, डेवलपिंग कंट्री का रिस्क फ्री रेट, डेवलप्ड कंट्री का रिस्क फ्री रेट, इन दोनों का डिफरेंस, उसको हम यील्ड सॉवरेन यील्ड स्प्रेड कर रहे हैं। दो कंट्रीज का जो रिस्क फ्री रेट है उसका डिफरेंस, एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री। बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है। एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी इंडेक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये हमें बिल्कुल बुलेट नंबर 2, एनुअलाइज एवरेज रिटर्न इन फाइनेंशिया इक्विटी मार्केट इज 12%। तो फाइनेंशिया डेवलपिंग मार्केट, उसका आरएम 12% है, यही हमें चाहिए। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रिटर्न है 12%, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 10%। हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना। एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी इंडेक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री फाइनेंशिया की स्टॉक मार्केट के रिटर्न की स्टैंडर्ड डेविएशन वो गिवन है जी कितनी, 10 डिवाइडेड विद एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सॉवरेन बॉन्ड मार्केट इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड मार्केट। डेवलप्ड मार्केट करेंसी, डेवलप्ड मार्केट करेंसी का स्टैंडर्ड डेविएशन बॉन्ड का, वो उसने बुलेट नंबर 3 में बताया हुआ है कि एनुअलाइज्ड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूरो बॉन्ड्स ऑफ डेवलप्ड करेंसी है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 13% है। लीजिए जी, यहां से अब आप आसानी से अपना सीआरपी निकाल सकते हैं। 4.5 इंटू 10/13, 3.46, ये आपका करंटली रिस्क प्रीमियम आया। तो कई 16 है प्लस 1.2 इंटू 3.46। लीजिए जी, यहां से कंट्री रिस्क प्रीमियम एडजस्टेड कई निकाल लें, 20.15%। डिस्काउंटिंग के लिए हम इसको 20 ले लेंगे। लीजिए जी, ये कंट्री रिस्क प्रीमियम की आपकी कैलकुलेशन आ गई। कंट्री रिस्क प्रीमियम की कैलकुलेशन आपकी आ गई।
जी जनाब, कंट्री रिस्क प्रीमियम की हमारे पास इनकॉर्पोरेशन के बाद के 20% है। अब हम आसानी से इस आगे फिजिबिलिटीज प्रोजेक्ट की कंप्लीट कर सकते हैं। 20% के जी, यहाँ पे कोई सवाल, ये फार्मूला आपके पास किताब में अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ ये कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट इस शेप में अवेलेबल नहीं था, तो वो मैंने आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दिया। ये कंपनी ऑल इक्विटी फाइनेंस थी, इसलिए एसेट बीटा यहाँ पे यूज़ हुआ। अगर कंपनी एसेट इक्विटी फाइनेंस नहीं होगी तो फिर तो इक्विटी बीटा यूज़ होता है ना कैपम में। ये कंपनी तो ऑल इक्विटी फाइनेंस थी, इसलिए एसेट बीटा यहाँ यूज़ हुआ। अदरवाइज वी नो कैपम में जो केई कैलकुलेट करने के लिए बीटा यूज़ करते हैं, गियर्ड कंपनी के लिए सूटेबल बीटा इक्विटी होता है। ये हमने केई की कैलकुलेशन एडजस्ट की है कंट्री रिस्क प्रीमियम से। अगर यहाँ पे वैक निकालना होता तो वो तो स्टेप अगले है ना, केई आ गई, केडी और फिर मार्केट वैल्यू का वेटेड एवरेज, वो तो अगले स्टेप है। हमने तो केई को कंट्री रिस्क प्रीमियम के लिए एडजस्ट करना सीखा है। अगर ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है तो केई इज द डिस्काउंट रेट, अगर कंपनी गियर्ड है तो फिर वैक निकालना पड़ेगा ना आपको। तो हमने तो ये केई सीख लिया ना, तो वैक तो आगे तो वही है, उसमें तो कोई नई चीज़ नहीं आने वाली। केडी, मार्केट वैल्यूज और वेटेड एवरेज। बेटा अभी तक दिया तो नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट वो हमें कॉम्प्लिकेट करेगा। मैं फिर कहता हूँ आपको कि भाई जो समझ आ जाएगा कर देना। जितनी भी एडजस्टमेंट देगा ना आपको, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स अगर आप अप्लाई कर पाएंगे अपने माइंड को। परफेक्ट के पीछे नहीं जाना, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परफेक्ट्स आप वहां पे सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। शायद एक आध क्वेश्चन लकीली आप परफेक्ट कर पाएं, परफेक्टली आपको समझ आ जाए, बाकी हर क्वेश्चन में आपको मैनेज करना है। अवेलेबल टाइम में मैनेजमेंट के क्या मैं स्किल्स शो कर सकता हूं, क्या ट्रीटमेंट मैं परफॉर्म कर सकता हूं, वो की जाए, बाकियों पर मट्टी डालें, क्वेश्चन कंप्लीट करके आगे जाए। और हर बच्चा, अगर जो बच्चा पेपर कंप्लीट कर लेगा, 100 मार्क्स का पेपर कर लेगा, विद द हेल्प ऑफ अजम्पशन 15, 20, 25 की अजम्पशन लेनी कोई इशू नहीं। जो आता है पूरा करके आओ, पेपर पूरा करके आओ। जिस बच्चे ने पेपर पूरा किया उसके मेरे ख्याल में 90% प्लस चांसेस है पास होने के। रीजनेबली प्रिपेयर्ड बच्चा जो पूरा पेपर करके आएगा वो पास है। परफेक्ट करने के चक्कर में जो जाएगा वो फंसा रहेगा, वो नेवर एंडिंग स्टोरी होगी उसके लिए पेपर पास होना कि जी परफेक्ट करना है। परफेक्ट पेपर नहीं आप कर सकते BFD का। CFAB लेवल पे शायद कोई भी पेपर परफेक्ट नहीं हो पाता। आपको मैनेज करना होता है कि मैंने 3 घंटे 15 मिनट में 55-60 स्कोर को सिक्योर करना है। उसको सिक्योर करने का तरीका आपको आना चाहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक, कोई इशू आपके जहन में, कोई पेंडिंग डिस्कशन? अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी एक डिस्कशन लास्ट सेशन में हुई थी, हमने कोर एरियाज सारे कवर कर लिए हैं। लास्ट सेशन में टूवर्ड्स द एंड एक ऐसी डिस्कशन में आई कि क्रेडिट रिस्क के बारे में, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। क्रेडिट रिस्क को हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया यहाँ पे डिस्कशन में। हमने उसकी क्रेडिट रेटिंग की बात की, क्रेडिट स्प्रेड की बात की, क्रेडिट स्प्रेड टेबल पे बात की, तो क्रेडिट रिस्क तो वहाँ पे काफ़ी हद तक कवर हुआ। लिक्विडिटी रिस्क पे थोड़ी सी बात हुई कि जी लिक्विडिटी रिस्क हमने डिस्कशन में कहीं आया नहीं। तो एज सच लिक्विडिटी रिस्क हमारे सिलेबस में टर्म में तो लिखा नजर आता है हमें, लेकिन है क्या लिक्विडिटी रिस्क? वो हम अकाउंटिंग में पढ़ते कहीं से आ रहे हैं कि कैश फ्लोज का रिस्क मैयर क्या है, करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, डेटर टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर रेशो जो है, ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं, तो वो सारी लिक्विडिटी रिस्क की कहानी है। तो उसके लिए हमने किया ये था कि हमने रेगुलर क्लास में उसका टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था। उसके लिए आई प्रोवाइड यू 1 or 2 1-1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर दैट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल, और मे भी 2-4 सफ़े, 1-2 सफ़े, 2-3 सफ़ों का एक राइटअप आपको दे दिया जाएगा। आप अगर वो सिर्फ अपनी रिवीजन के लिए, अगर रेशियोज पे आपकी कमांड है तो शायद आपको जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी लर्निंग रिवीजन के लिए उसको देख लेंगे 1-1.5 घंटे का लेक्चर, तो आपकी तरह लिक्विडिटी जो रेशियोज हैं उनकी आपकी तरह रिवीजन हो जाएगी। एक आध पेज का आपको 1-2 पेज का राइटअप मिल जाएगा। उस पर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर लूँगा। कोई क्वेश्चन, कोई इशू होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। तो बाकी अब आप पे है जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आई विल रिमेन अवेलेबल इंशाअल्लाह टिल द एग्जाम डे। यू कैन आस्क एनी क्वेरी। तरीकाकार यही रहेगा, पिक्चर खींचें और अपना वॉइस नोट का सपोर्ट करें इस क्वेश्चन को। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद इन फेयर टाइम विच आई जनरली बिलीव 8 to 12 आवर्स। कभी तो जल्दी मैं फारिग बैठा हूँ, क्वेरी आई फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, बात कर बिजी हैं तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। कोशिश करता हूँ 8 to 12 आवर में रिस्पॉन्ड आपकी क्वेरीज हो जाएँ, तो करते चलिएगा। बाकी कोई गाइडेंस चाहिए हो, किसी किस्म का आपको कभी लगे कि आप कोई मिल के फिजिकली कोई चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, तो वी कैन ऑलवेज सेट अ टाइम इन द कॉलेज, और आप कॉलेज आके अपने इश्यूज़ इकट्ठे करके लाना चाहें तो हम 1 a week वो टाइम भी एग्री कर सकते हैं
कि जहाँ पे आप फिजिकली आके इशू डिस्कस कर सकें, अदरवाइज साथ का साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आई बी अवेलेबल इंशाल्लाह, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग। और असल चीज़ मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ कि पेपर टेक्निक टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ द की। रिविजन, प्रैक्टिस एंड देन अल्टीमेटली टाइम मैनेजमेंट, इट विल कम डाउन टू दैट कि आप पेपर में 3 घंटे 15 मिनट में कितने अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करते हैं, कितना पेपर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और टाइम वेस्टर से कैसे बचते हैं। तो उसी पे अल्टीमेटली आपका पास फेल का फैसला होना है। तो कोशिश कीजिए जिस अंदाज में आपको कहा गया है, रिविजन्स बार बार कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और प्रैक्टिस उस अंदाज से कीजिए विदाउट द हेल्प ऑफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन को कंप्लीट करने की आदत विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए। ठीक है जी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, इंशाअल्लाह विल स्टे इन टच। अस्सलाम वालेकुम।